अब हम क्या करेंगे, हम बुक के पीछे दिए गए जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फोकस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया, व्हाट वर द इम्पैक्ट ऑफ दीज पॉलिसीज। सो कॉलोनियल गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज का इंडिया में क्या मेन एम था और इन पॉलिसीज का इम्पैक्ट क्या हुआ उनके ऊपर। तो उनका फोकस क्या था, मेन पहला फोकस था भारत को रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दें जिससे ब्रिटेन की इंडस्ट्री को कच्चा माल पर्याप्त रूप में मिल जाए। सेकेंडली, ब्रिटेन की ताकत और ज्यादा बढ़ जाए और उनकी दौलत भी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। फिर भारत में वो अपना माल बेच के यहाँ एक बहुत बड़ा मार्केट बना ले, और ये तीनों उन्होंने किया। और फिर इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, तो इसका इम्पैक्ट ये हुआ हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ बिल्कुल स्लो रही, एग्रीकल्चर सेक्टर बिल्कुल पिछड़ गया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हमारी जो थी वो कोलैप्स कर गई, भारत एक रॉ मटेरियल का सप्लायर बन गया था, जो इंडस्ट्रीज थी उन्हें भी धीरे धीरे सिस्टमैटिक तरीके से बंद करवा दिया गया, भारत से होने वाली फिनिश गुड्स का एक्सपोर्ट खत्म करवा दिया गया, और रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट से आने वाली जो भी इनकम होती थी वो ब्रिटेन सरकार ने अपने फायदे के लिए यूज कर ली, तो भारत को कोई बेनिफिट नहीं मिला। क्वेश्चन 2 पे आते हैं, नेम सम नोटेबल इकोनॉमिस्ट हु एस्टिमेटेड इंडियाज पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो कौन से हमारे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इंडिया की पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेट करने की कोशिश की थी। इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी थे, विलियम दिब्बी थे, पिल्ले श्रीधर थे, VKRV राव थे और RC देसाई थे। इसमें से राव साहब कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा था। क्वेश्चन 3 पे आते हैं, व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल स्टैग्नेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो एग्रीकल्चरल स्टैग्नेशन के मेन कारण क्या थे ब्रिटिश रूल में। पहला कारण था जमींदारी सिस्टम, ऑब्वियस है। सेकंड था लैंड को इम्प्रूव नहीं किया गया। थर्ड था किसानों को कैश क्रॉप्स ग्रो करने के लिए मजबूर कर दिया गया इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स ग्रो करने को। नेक्स्ट, इरिगेशन फैसिलिटीज की कमी हमेशा से रही हमारे यहाँ। देन फर्टिलाइजर्स नहीं हुआ करते थे। देन एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। तो ये कारण से हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर स्टैग्नेंट रहा ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। क्वेश्चन 4 है, नेम सम मॉडर्न इंडस्ट्रीज व्हिच वर इन ऑपरेशन इन आवर कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब कौन सी मॉडर्न इंडस्ट्रीज उस समय काम कर रही थी। सो उस समय कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स थी, शुगर, पेपर और सीमेंट इंडस्ट्रीज थी। तो ये इंडस्ट्रीज काम कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5, व्हाट वाज टू-फोल्ड मोटिव बिहाइंड सिस्टमैटिक डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन अफेक्टेड बाय द ब्रिटिश इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। मतलब ब्रिटिशर्स ने भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, इसके दो मोटिव्स क्या थे। तो पहला मोटिव तो यह था कि भारत को सिर्फ रॉ मटेरियल का सप्लाई बना देना, और सेकंड मोटिव यह था कि भारत में अपना एक बहुत बड़ा मार्केट बना लेना और अपना सामान वहां से यहाँ बेचना। तो ये दो मोटिव थे। आप इन सब आंसर्स को इलाबोरेट कर लीजिएगा। ये सब मैं आंसर्स को पॉइंट वाइज पॉइंटर्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन 6 पे आते हैं। सो द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वर रूइंड अंडर द ब्रिटिश रूल। डू यू एग्री विद दिस व्यू? गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। मतलब ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ब्रिटिश रूल में बर्बाद हो गई थी, क्या आप इससे सहमत हैं, और हैं तो क्यों, कारण बताएं। सो यस, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बिल्कुल बर्बाद हो गई थी ब्रिटिश रूल में। तो पहला रीजन तो ये था कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट पर टैक्स लगा दिया था, जिससे उनकी डिमांड गिर गई फॉरेन मार्केट में। दूसरा रीजन ये था कि ब्रिटिशर्स ने अपना माल भारत में डंप करना चालू कर दिया, तो यहाँ के जो बचे कुचे लोग थे वो भी खत्म हो गए। और थर्डली उन्होंने अपना माल यहाँ पे चीपली बेचना चालू कर दिया, तो यहाँ पे जो डिमांड थी वो भी खत्म हो गई। तो ओवरऑल इंडस्ट्री साफ कर दिया उन्होंने पूरी। Question number 7. What objectives did the British intend to achieve through their policies of infrastructure development in India? मतलब ब्रिटिशर्स ने भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किस ऑब्जेक्टिव से किया। सो इसका आंसर क्या है, उन्होंने रॉ मटेरियल ढोने के लिए रेल और रोड्स को बनाया, रेल, रोड और पोर्ट्स को कनेक्ट कर दिया ताकि रॉ मटेरियल गाँव से पोर्ट्स तक पहुंचाया जा सके। सेकेंडली, उन्होंने इंडिया से माल ब्रिटेन तक और ब्रिटेन से माल इंडिया जो फिनिश गुड्स आ जाएं उसके लिए पोर्ट्स बनाए। पोर्ट मतलब बंदरगाह, ताकि वो अपना माल वहां से यहाँ आराम से ला सकें और यहाँ से रॉ मटेरियल आराम से ले जा सकें। और फाइनली उन्होंने पोस्ट एंड टेलीग्राफ डेवलप किया ताकि वो कम्युनिकेशन कर सकें ब्रिटेन के साथ यहाँ से बैठे बैठे, और क्वीन से बात कर सकें और किंग से बात कर सकें उस समय, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकें। Now question number 8. Critically appraise some of the shortfalls of the industrial policy pursued by the British colonial administration. मतलब कॉलोनियल गवर्नमेंट द्वारा जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉलो की गई थी उसके जो शॉर्टफॉल्स थे
यानी जो कमियां थी उनको क्रिटिकली अप्रेस करिए। सो उनकी जो पॉलिसीज थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वो एक्चुअली इंडस्ट्रियल पॉलिसी ना होकर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी थी। तो उन्होंने क्या किया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को हमारी बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया और भारत में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं किया, कोई जोर नहीं दिया, जो था उसे भी खत्म कर दिया। ये उनके इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ड्रेन ऑफ वेल्थ? ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या है? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ उस एक्सप्लॉयटेशन को कहा गया जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया के साथ किया, जब उन्होंने सस्ता माल हमसे लेकर ब्रिटेन भिजवा दिया और जो भी इनकम हुई उस एक्सपोर्ट से उसे अपने खुद के इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए यूज किया। इंडिया को उन एक्सपोर्ट्स का कभी कोई लाभ नहीं मिला, तो इसलिए इसे ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा गया। क्वेश्चन 10, which is regarded as the defining year to mark the demographic transition from its first to the second decisive stage. That was the year 1921, जिसको year of great divide कहा गया था। तो 1921 के बाद हमने देखा था कि कांस्टेंट इंक्रीज हो रही थी इंडियन पॉपुलेशन में। उसके पहले कंसिस्टेंसी नहीं थी। मैंने बताया कि वॉर, सूखा, फेमिन, बीमारियां, बहुत सारी चीजों के कारण हमारी पॉपुलेशन ऊपर नीचे हो रही थी। 1921 के बाद थोड़ी स्टेबिलिटी आई, इसके लिए उस ईयर को ग्रेट डिवाइड बोला गया। उसके बाद फिर वहां से सेकेंड स्टेज माना गया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का। क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। गिव द क्वांटिटेटिव अप्रेजल ऑफ इंडिया डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। इंडिया में डेमोग्राफिक प्रोफाइल का एक क्वांटिटेटिव अप्रेजल करें। सो भारत की जो डेमोग्राफिक कंडीशंस थी वो कुछ ऐसी थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो हमारे यहाँ था वो बहुत हाई था। 218 लोग मर रहे थे, बच्चे बेचारे। 218 पर 1000 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था। बर्थ रेट था 48 पर 1000 और डेथ रेट था 40 पर 1000, दोनों हाई थे। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है वो थी 32 ईयर्स की। ये थोड़ा पहले का डेटा है, उसके बाद 44 हो गई थी। सो ऑन एन एवरेज लोग सिर्फ 44 ईयर्स ही जीते थे। ये क्यों होता था? क्योंकि मोस्टली बीमारियां बहुत होती थी और पॉवर्टी बहुत थी, तो खाने को नहीं मिलता था। इन कारणों से कुपोषण हो जाता था। तो इन कारणों से पूरी ग्रोथ नहीं हो पाती थी आदमी की, जल्दी डेथ हो जाया करती थी। तो ये करीब 44 ईयर्स थी। लिटरेसी रेट जो हमारी साक्षरता दर होती है वो सिर्फ 16% थी ओवरऑल, और महिलाओं में तो ये सिर्फ 7% थी। तो ये सारे इंडिकेटर्स इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इंडिया काफी पिछड़ा हुआ था, गरीब देश हो गया था ब्रिटिश रूल के कारण। क्वेश्चन 12, हाईलाइट द सेलिएंट फीचर ऑफ इंडिया प्री इंडिपेंडेंस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। लोग क्या काम करते थे, अलग अलग सेक्टर्स में क्या होता था। सो भारत एक कृषि प्रधान देश था। 85% पॉपुलेशन इसी पर निर्भर करती थी। पर जमींदारी सिस्टम और खेती के लिए जरूरी चीजें जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स और टेक्नोलॉजी ना होने के कारण कृषि सेक्टर में ग्रोथ नहीं हुई। इसके अलावा सिर्फ 10% पॉपुलेशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करती थी, और इस सेक्टर में जो भारत की टोटल जीडीपी का में कंट्रीब्यूशन था इंडस्ट्रियल सेक्टर का, वो कुछ खास नहीं था। और फाइनली सर्विसेज सेक्टर तो बिल्कुल नेग्लिजिबल था, ना के बराबर। ये था आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन 13 की बात करें तो अंडरस्कोर सम ऑफ इंडियाज मोस्ट क्रूशियल इकोनॉमिक चैलेंजेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के समय सबसे बड़े इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या थे इकोनॉमी के सामने, हमारी इकोनॉमी के सामने? तो क्या क्या थे? रुका हुआ एग्रीकल्चरल सेक्टर था, कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी। बहुत कम इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी लो थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफी हाई था। गरीबी और बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। तो ये सारे बड़े बड़े इकोनॉमिक चैलेंजेस थे हमारी गवर्नमेंट के सामने राइट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑपरेशन अंडरटेकन? पहली पॉपुलेशन जनगणना कब हुई थी? तो ये 1881 में हुई थी और ब्रिटिशर्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 15, भारत के फॉरेन ट्रेड का टोटल वॉल्यूम और डायरेक्शन बताएं। इंडिकेट द वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। सो भारत के फॉरेन ट्रेड कहाँ और कितना होता था ये बताएं। सो मेन व्यापार ब्रिटिशर्स के साथ हो रहा था। वो रॉ मटेरियल ले लेते थे और फिनिश गुड्स यहाँ भेज देते थे। हमारा जो एक्सपोर्ट होता था वो सिर्फ शुगर, जूट, सिल्क और कॉटन का था, और इम्पोर्ट तैयार कपड़े का, लाइट मशीनरी का होता था, मेनली ब्रिटेन से। इसके अलावा थोड़ा बहुत चाइना से और श्रीलंका और ईरान से ट्रेड हुआ करता था। क्वेश्चन 16, क्या कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में? डिस्कस करें। तो इसके लिए क्या कहें? ब्रिटिशर्स ने जो हमारी
हमारे किसानों को कैश क्रॉप ग्रो करने के लिए मैंडेटरी कर दिया था, उससे इंडिया के एग्रीकल्चर के कमर्शलाइजेशन को बाद में फायदा काफी मिला। लोगों को समझ में आ गया था कि क्या उगाना है, अगर आपको माल बेचना है तो वो कॉटन वॉटन अच्छे से उगा लिया करते थे। एक ये फायदा हुआ था। दूसरा, रेलवे से भारत के लोग दूर दूर तक अपने रिश्तेदारों और संबंधियों से मिलने जा पाते थे, तो कुछ माल ढुलाई में भी फायदा मिला, तो ये रेलवे का फायदा हुआ। और बहुत से लोग इंग्लिश लैंग्वेज सीख गए, तो उसका थोड़ा बहुत फायदा हुआ। और फिर फाइनली फ्री ट्रेड कैसे होता है ये भी इंडियन सीख गए ब्रिटिशर्स को देख देख के, और इससे भी हमें बाद में काफी मदद मिली हमारे एक्सपोर्ट्स ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पे खत्म होता है पहला चैप्टर। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कुछ नया अपलोड होता है तो आपको पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।